हम एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे और इससे इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सबको भी हम लोग बस समझेंगे डिटेल में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सवाल पे बात करेंगे। ठीक है, अगर ये क्लास आपने अच्छे से देख लिया ना तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप पेशेंस के साथ बने रहें क्योंकि बहुत ही आराम से एक एक वर्ड को डील करके एक्सप्लेन करके हम बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप क्लास 6 के बच्चे हैं तो आप दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कहना एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, तो हम लोग एकदम एक एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लड़की है सरीदा, ये इसका एक सवाल है। क्या सवाल है आप समझिए। सरीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। ठीक है, अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। ठीक है, वो बच्ची अखबार पढ़ रही थी और अचानक से निगाह एक कुर्सी पर उसकी पड़ती है जो 100 साल पहले, 100 साल मतलब पुरानी थी। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। इस बच्ची के माइंड में क्या सवाल आ रहा है कि लोग कैसे जान सकता है कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या हुआ था, उस समय लोग कैसे रहते थे। ठीक है, उस समय के लोग कैसे, कैसा कल्चर था, कैसे घर बार थे, किस तरह के वो लोग कपड़े पहनते थे, आखिर लोग कैसे जान जाते हैं कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले कैसे हुआ था। ये बच्ची के दिमाग में सवाल उठता होगा। अगर आप भी क्रिएटिव बच्चे हैं तो आपके मन में भी इस तरह का सवाल आता होगा। तो ये जितने भी आपके सवाल हैं ना, जो आप सोचते हैं कि आज से 2000 साल पहले, 25,000 साल पहले क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे, आज की इस क्लास में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो बने रहें। देखिए, सबसे पहले कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो। हाँ, जैसे कि कल क्या हुआ था हम लोग जानने के लिए तुरंत रेडियो सुनते हैं। रेडियो ने, आजकल तो मोबाइल है, कल क्या हुआ था न्यूज़ लगाए तो सारी न्यूज़ आ जाती है। टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, है ना। कल क्या हुआ था, ये सारी बातें हम जान लेते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। ठीक है, अगर मान लीजिए पिछले साल क्या हुआ था यह जानना है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो उसकी स्मृति अच्छी हो, जिसको पता हो कि पिछले साल क्या हुआ था, वो बता देंगे। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे पता लगाएं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज से 1 साल 2 साल पहले क्या हुआ था आप किसी से पूछ सकते हैं, अपने से बड़े से। लेकिन आज से 100 साल 200 साल पहले क्या हुआ था ये तो नहीं ना पता होगा किसी को, क्योंकि पहले ना टीवी हुआ करता था, ना अखबार हुआ करता था, और ना ही उतने दिन तक कोई जीवित रहते हैं कि आपको बता दें हाँ इस समय ये सब हुआ था। तो ये सब कैसे पता लगा सकते हैं, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। अगला पॉइंट है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो अतीत पढ़ के हम लोग, मतलब ये है कि अतीत पढ़ के हम लोग आखिर क्या जान सकते हैं, क्या जानकारी मिलेगा अतीत पढ़ के। हमें तो अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें अतीत भी पढ़ाया जाता है। लेकिन यही क्वेश्चंस भी यही दिया है कि आखिर हमें क्या मिलेगा अतीत पढ़ के। तो चलिए देखते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जान सकते हैं। क्या क्या जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे। हाँ, ये जान सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, अब हम लोग क्या खाते हैं, दोनों में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कपड़े पहनते थे उस समय, किस तरह के घर में रहते थे हम, आखेटकों या शिकारियों। देखिए इंपॉर्टेंट ये जितने वर्ड है ना, जो नए नए वर्ड्स है, ये सबको आप नोट करते जाइए, या फिर आप अगर बुक लेके बैठे हैं तो टिक आउट करते जाइए। आखेटकों का मतलब होता है शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कारगरों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आखिर क्वेश्चन क्या था कि आखिर हमें अतीत से क्या मिलेगा। तो अतीत से हमें ये मिलेगा कि आज अतीत में किस तरह के पशुपालक थे, किस तरह के शासक थे, किस तरह के व्यापारी थे, ये सब के बारे में हमें जानकारियाँ अतीत ही बताती है। ठीक है, यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। लीजिए, यह भी पता लगाया जा सकता है। अगर आप अभी क्लास 6 में हैं, आप भी बहुत सारे खेल खेलते होंगे, तो आप अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं कि आज से 200 साल पहले जो बच्चे हुआ करते थे वे लोग कौन सा खेल खेलते हैं, आप अतीत पढ़ के पता लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे। पहले तो सबकी बच्चे जो होते थे उनकी दादियाँ कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन आज क्या है, मोबाइल ले लो, कहानी सर्च करो, तुरंत सुन लो, है ना। और कौन से नाटक देखा करते थे और कौन कौन से गीत गाया जाता था उस समय, ये सब हम लोग को कौन बताता है, अतीत बताता है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा, लोग कहाँ रहते थे। उस समय के लोग जो है कहाँ पास निवास करते थे। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मानचित्र पृष्ठ 2 में जो दिया हुआ है, मानचित्र 1 आपका बुक जो होगा आप उसमें देखिए। ठीक है, देखिए मानचित्र 2 में क्या बोल रहा है, मानचित्र 2 में नर्मदा नदी का पता लगा। जो मानचित्र 2 है, देखिए ये मानचित्र 2 है, इसमें नर्मदा नदी कहाँ है। देखिए ये है नर्मदा नदी। अभी अगला टॉपिक में क्या था कि वहाँ के जो लोग थे इतिहास में कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले देखिए नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी को आप देख पा रहे होंगे, ये नर्मदा नदी है। अब क्या कह रही है बुक, जरा देखते हैं। हाँ, कहाँ चली गई,
हाँ यहाँ पास क्या बोल रहा है, पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगा। हम लोग चित्र में पता लगा दिए। आप अगर बुक लेके बैठे हुए हैं तो आप उसमें देख लीजिए नर्मदा नदी, ठीक है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी तट पर रह रहे हैं, ठीक है। इस नदी के तट पर कई लाख वर्षों से लोग रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे, ठीक है। वहाँ जो नर्मदा नदी के तट पे लोग कई लाख वर्षों से रह रहे हैं, उसमें से कुछ लोग क्या थे, कुशल संग्राहक थे, ठीक है, जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा को परिचित थे। और नर्मदा नदी के आसपास जितनी विशाल संपदा थी, विशाल जो जंगल थी, उस सभी चीज़ से ये लोग परिचित थे, ठीक है। वे अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रहण किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का मतलब है शिकार, ठीक है। आखेट का मतलब है शिकार। वे लोग क्या क्या नर्मदा नदी किनारे जो बसे हुए थे, वे क्या करते थे, तो वे लोग जंगल से जड़, फल और फिर अन्य उत्पाद को लाते थे, जानवरों का शिकार करते थे अपने भोजन के लिए, ये सब काम किया करते थे, ठीक है। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किल्थर पहाड़ियों का पता लगा। उत्तर पश्चिम में एक सुलेमान है, ठीक है। इसका पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए उत्तर और पश्चिम, अगर हम लोग बात करें मानचित्र का, तो इस साइड होगा पूरब, ठीक है, इस साइड पूरब, इस साइड होगा आपका पश्चिम, और इस साइड होगा उत्तर, और इस साइड होगा आपका दक्षिण। तो क्या बोला था, उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम में किल्थर पहाड़ियाँ देखिए यहाँ पास है, ठीक है, यहाँ पास है, यानी पाकिस्तान के साइड में है फिलहाल, ठीक है। अब देखिए उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किल्थर पहाड़ियों का पता लगाइए, लगा लिए हैं हम लोग। इस क्षेत्र में कुछ ऐसा स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उत्पाद किया था। देखिए यही किल्थर पहाड़ियाँ में लगभग आज से 8000 साल पहले लोग, वहाँ के जो लोग थे, सबसे पहले गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ ये दो फसल होते हैं, दोनों का सबसे पहले उत्पाद वहाँ प्रारंभ किया गया था। कहाँ पास किया गया था, तो ये सुलेमान और किल्थर पहाड़ियों के आसपास किया गया था, लगभग 8000 साल पहले। ये आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालना भी शुरू किया था। उस समय ही ये लोग क्या क्या किए थे, गाय, भैंस, बकरी को पालना शुरू किए थे, क्योंकि ये सब तो जंगली जानवर थे, इन लोगों के पास तो उतनी समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ये लोग बच्चे, किसी जानवर को अगर बच्चा से अपने घर में रख लेंगे ना, तो धीरे धीरे आपके बात को समझने लगेगा। तो ये लोग भेड़ बकरी, गाय, बैल को, पशुओं को पालना शुरू कर दिए थे। ये लोग गाँव में रहते थे, ठीक है। उत्तर पूर्व में, अब देखिए उत्तर पूर्व में ये हो गया आपका उत्तर, इस साइड उत्तर हो गया आपका, ठीक है। देखिए एक मिनट, देखिए उत्तर पूर्व में इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया पूर्व। उत्तर पूर्व में आपकी जो क्या कह रही है बुक, देखिए, ठीक है। देखिए उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में सिंध पहाड़ियों का पता लगाइए, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो तथा सिंध पहाड़ियों का पता लगाइए, आप चित्र में देख सकते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ये स्थान सिंध की उत्तर में स्थित है, और ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था, तो ये कहाँ उगाया था, उत्तर पूर्व में गारो के मध्य भारत सिंध पहाड़ियों में सबसे पहले चावल का उत्पाद किया गया था। और गेहूं और जौ का कहाँ किया गया था, उत्तर पश्चिम सुलेमान और किल्थर पहाड़ियों में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। अगर ये मानचित्र है तो यहाँ सिंधु नदी कहाँ है, देखिए यह है हमारा सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदी क्या होती है कि किसी मेन नदी को, मान लीजिए कोई मेन नदी है और उसमें कोई छोटी छोटी नदियाँ आके मिल रही हैं, तो वो छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो उसकी सहायक नदी है, उसमें और भी सहायता कर रही है और बड़ा नदी विशाल बनने में, ठीक है, सहायक नदियाँ। तो देखिए यहाँ सिंधु का सहायक नदी कौन कौन सा है, झेलम नदी है, चेबान नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है, व्यास नदी है, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। सहायक नदी पता लगा लिए। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी, यहाँ डिफिनेशन भी दी हुई है, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिलती है। लगभग आज से 4700 वर्ष पूर्व, कितना 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, ठीक है। कितने वर्ष पहले, लगभग 47 वर्ष पहले इसी नदियों के आसपास आरंभिक नगर, ठीक है, आरंभिक नगर फले फूले थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले तो लोग जो थे एकदम जंगलों में रहते थे, जानवरों की तरह, बस ऐसे ही रहना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोग एक जगह ग्रुप बना के रहने लगे, फैमिली बना के, कमेटी बना के, एक गांव बना के रहने लगे। तो सबसे पहले ये कब हुआ था, तो आज से 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं पहाड़ियों के, इन्हीं नदियों के आसपास में हुआ था। गंगा या इनकी सहायक नदियों किनारे समुद्र तट इलाकों में नगरों विकास लगभग 2500 वर्ष हुआ था। यहाँ पास दो क्वेश्चंस भी है, 2 पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गंगा नदी और समुद्र तट के किनारे सबसे कब लोग रहना स्टार्ट किए थे, तो आज से 2500 वर्ष पूर्व। और सिंधु नदी के कब रहना शुरू किए थे, तो आज से 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के आसपास रहना लोग शुरू कर दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है गंगा तथा इनकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाइए। अब देखिए गंगा और इनकी सहायक नदियाँ सोन का, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आप क्रिएटिव बच्चे हैं तो ज़रूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि जितने भी ये कस्बा है, शहर, गाँव, ये लोग पहले के जो प्राचीन लोग हैं बसा रहे हैं, सब नदी के किनारे ही क्यों बसा रहे हैं और इन लोगों को जगह नहीं मिला? तो नहीं, जितने भी लोग हैं या जानवर है या जितने पेड़ पौधा है अधिकतर नदी किनारे ही रहता है, क्योंकि जीने के लिए हम लोग को खाना चाहिए, उसके साथ पानी भी चाहिए। अगर ये लोग ऐसी जगह रहने चले जाएँ जहाँ पानी ही ना रहे तो ये लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सभी लोग पानी पर ही डिपेंड है और आज से प्राचीन में जितना भी लोग बसे हैं सब नदी किनारे ही बसे हुए हैं, इसके अलावा कहीं नहीं। अब तो कहीं भी हम लोग बस जाते हैं क्योंकि पानी नदी से मतलब ही नहीं है, नदी का पानी तो हम लोग पाइप से अपने घर में ला लेते हैं। अब तो हम लोग कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन ये चीज़ प्राचीन में काल में नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसीलिए आज जितनी भी बस्तियाँ बसी हैं, जितनी भी नगर बने हैं पहले, सब नदी किनारे ही बना करते थे। ठीक है, अगला देखिए गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाइए। देखिए गंगा तथा इनकी सहायक नदियाँ सोन, देखिए ये हो गई हमारी गंगा नदी और ये हो गई सोन नदी। देखिए गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसी सोन नदी के मतलब कि सोन नदी के आसपास में ही एक मगध नाम का प्राचीन काल में मगध क्षेत्र था। ठीक है, जो अभी वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही फेमस था, अगर पूरा हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे ना तो सबसे ज़्यादा यही मगध ही फेमस था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे ना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं क्रिएटिव थे कि अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाए थे, पूरे भारत को लगभग एक कर दिए थे ये मगध वाले। ठीक है, बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखिए लोगों में सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की लगभग। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लोग जो थे उपमहाद्वीप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा भी करते थे। लोग एक जगह श्रीनगर तो बसाने लगे, उसके बाद फिर इन लोगों को क्या हुआ, घूमने का शौक़ बढ़ा कि हम दूसरे जगह पे जाके घूमें, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इन सबको देखने का, घूमने का इन लोगों को शौक़ बढ़ा। ठीक है, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भी हो जाता था। इन लोगों को घूमने का शौक़ था तो कभी कभी पहाड़ बीच में आ जाते थे, फिर नदी रेगिस्तान भी बीच में आ जाया करते थे, फिर ये लोग यात्रा उनके लिए असंभव थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करते थे। यह क्या कह रहा है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह भी कभी कभी चले जाया करते थे। जाने का रीज़न क्या था? तो पहला रीज़न ये था कि घूमने का शौक़, कुछ घूमने जाते थे। ठीक है, घूमने गए और पता चला वहाँ किसी बाढ़ में फंस गए या फिर वहाँ से पूरा रेगिस्तान में फंस गए, तो कोई गाड़ी तो था नहीं कि वापस आ जाएं, तो ये लोग आ नहीं पाते थे, वहीं बस जाया करते थे। दूसरा रीज़न क्या था कि कभी कभी हो जाता था कि आपके इलाका में मान लीजिए कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, तो इसके कारण भी लोगों को पलायन करना पड़ता था। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल भी कर लेती थी। और पलायन का क्या कारण होता था कि कोई राज्य जो है दूसरे राज्य पर अटैक करके उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेती थी, तो इस कारण से भी पलायन होती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी हजारों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ठीक है, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। और लोग क्यों जाते थे कि जो धार्मिक गुरु थे वे लोग भी क्या करते थे, अपने धर्म के प्रचार के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक, एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक। चलिए देखिए, अगला पॉइंट है आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं। आज के जो लोग हैं ये लोग यात्रा क्यों करते हैं यह देखते हैं। चित्र 1 को फिर से देखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, प्राकृतिक सीमा, किसी भी देश का प्राकृतिक सीमा क्या हो सकता है? पहाड़ बीच में आ गया, पर्वत आ गया, समुद्र आ गया, ये सब प्राकृतिक सीमा है, ऑटोमेटिक सीमा देश का बना हुआ है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उस समय इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, अब तो ईजी हो गया है। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों के ऊंचाई को छू सके या गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप से बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यही बस गए। ठीक है, तो इस वैसे भी पहाड़ को पार करके उस साइड जाना बहुत ही मुश्किल था उस समय, समुद्र को पार करके जाना। लेकिन फिर भी उस समय कुछ लोग ऐसे थे कि जो पार करके आए थे, दूसरे उपमहाद्वीप से इस उपमहाद्वीप में आए और यहीं आकर बस गए थे। ऐसे लोग जो थे, लोगों के इस
आवागमन से हमारी सांस्कृतिक, लोग जो इस तरह से आवागमन किए थे देश में, इससे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन के बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहें। ठीक है, इस तरह का जो पलायन होता था, नए नए लोग आते थे तो नए नए बातें सीखेंगे, नई नई कल्चर सीखेंगे, नए नए भोजन पकाने के लिए सीखेंगे, ये सारी बातें आपस में आदान प्रदान होती रही। देखिए अगला पॉइंट है देश के नाम। हमारा जो देश है यह किस तरह से इसका नाम भारत पड़ा है, ये इस टॉपिक में बताया जाएगा। आपके देश के लिए प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग किया जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी, अगर क्लास 6 के बच्चे हैं तो आप इसे ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन बनेगा। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया जो इंडस है, इंडस जो शब्द है, इसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान, ठीक है, अपने एटलस में ईरान यूनान का पता लगाओ। आपके पास जो ग्लोब है या फिर मानचित्र है उसमें आप ढूंढ कर देखिए कि ईरान और यूनान कहाँ पास है। ठीक है, आप पहले आपने मानचित्र में ढूंढिए। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी यूनानी ने सिंधु को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इससे क्वेश्चंस भी बनेंगे। क्या है कि अगर आप अपने मानचित्र में देख रहे होंगे ईरान और यूनान को, तो यहाँ से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस तथा सिंधु को क्या कहा था, इन्होंने हिदोस कहा था। कौन कहे थे, तो यूनानी और ईरानियों ने, जो कहाँ से आए थे, ये लोग ईरान से आए थे, उत्तर पश्चिमी साइड से आए थे, हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी साइड से आए थे। ये लोग क्या किए थे, सिंधु को नया नाम दिए थे हिदोस और इंदोस। ठीक है, और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को, इसी नदी के पूर्व साइड में, ठीक है, ये दोनों नदी के पूर्व साइड में, कौन से नदी के, वर्तमान में सिंधु, ये लोग क्या नाम दिए थे, तो हिदोस और ईदोस। ये दोनों के पूर्व साइड में एक जगह था, एक भूमि था, उसका नाम ये लोग रख दिए थे इंडिका। क्या नाम रखे थे, इंडिया। ठीक है, क्या नाम रखे थे, इंडिया। भारत नाम का प्रयोग, अब देखिए इंडिया नाम समझ में आएगा। इंडिया नाम किस प्रकार से भारत का पड़ा था इंडिया नाम, तो ये लोग यूनानी और ईरानी आए थे और फिर सिंधु नदी के साइड में, पूर्व साइड में एक भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। ठीक है, अगला है भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग। अब भारत नाम का प्रयोग कब हुआ, कि भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह के लिए किया करते थे। उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे एक समूह के लिए भरत नाम का प्रयोग करते थे, भरत नाम का प्रयोग करते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक, और ये जो भरत नाम का शब्द है यह कहाँ से मिला है, तो उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में मिलती है यह भरत शब्द का प्रयोग। यहीं से, इसी भरत शब्द से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। कब, आज से लगभग 3500 वर्ष पुराने, तब इसका बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा और भारत किस प्रकार से पड़ा। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है अतीत के बारे में कैसे जाने। हमारा जो अतीत है, पहले लोग किस तरह से रहते थे, क्या संस्कृति थी, क्या पहनावा था, किस प्रकार का घर था, इसको किस तरह से जाने। यहाँ से आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि आगे हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि उस समय लोग किस तरह से रहते थे। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग, उससे पहले कुछ यहाँ पर शब्दावली है, कुछ पॉइंट्स है, इसको भी देखिए, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह पांडुलिपि लगभग, अब देखिए ये जो इम्पोर्टेंट शब्द है हमारा, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। आपका ये जो नीचे चित्र दिया हुआ है, अभी हम दिखाएंगे, यह लगभग आज से 1000 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, किताब बनाने के लिए, पहले के जो किताब थे उसको बनाने के लिए ताड़ के पत्तों, ताड़ा पेड़ सुने होंगे, इसके जो पत्ते हैं उसको काटकर उन्हें अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था। ताड़ के पत्तों को काटकर उसको अलग अलग हिस्से में आपस में बांध दिया जाता था। और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। और एक भुर्ज पेड़ की छाल से बनाया जाता था पांडुलिपि, और उसी पांडुलिपि पे लिखा जाता था। ठीक है, आप यह चित्र में देख सकते हैं, यह जो पांडुलिपि है यह भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई है और इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अतीत के बारे में कैसे जाने, ये बहुत ही यहाँ से समझिए, बहुत ही ज़्यादा ये जो बुक है इसका मेन पार्ट यहाँ से ये शुरू हुआ है कि अतीत को कैसे जाने। देखिए अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत का जानकारी हम लोग कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों
को ढूंढना और पढ़ना। इसमें से एक तरीका यह है कि आप अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढें और उसको आराम से पढ़ें, आपको अतीत के बारे में जानकारियाँ मिल जाएगी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पांडुलिपि आपके लिए, ठीक है। तो आप अतीत को जानना चाहते हैं तो आप अतीत में लिखी गई जितने भी पुस्तकें हैं उसको पढ़िए, आपको अतीत के बारे में जानकारी मिलेगी कि किस तरह का हमारा अतीत था, कैसे कैसे लोग रहते थे। क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह की हमें जानकारी मिलेगी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसे पांडुलिपि कहा जाता था। तो मतलब कह सकते हैं कि जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी उसको क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। पांडुलिपि क्या है, तो जिस पुस्तक को हाथ से लिखा जाता था प्राचीन काल में उसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, अंग्रेजी में इस पांडुलिपि को क्या कहा जाता है, तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहता है, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब ऐसा बुक जिसे हाथों से लिखा गया है। शब्द लैक्टिक शब्द मेन्यू जिसका अर्थ है हाथ, ठीक है, और ये जो शब्द है इसका अर्थ लैक्टिक में क्या है, मेनू का अर्थ है हाथ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः, ये जो पांडुलिपियाँ है किस तरह से बनी होती है, प्रायः ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम के पेड़ के छाल से बनी होती थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्ड है, आप इसे ध्यान रखें। भुर्ज नामक पेड़ की तेरी के 26 मिनट हो गया यार, हम क्या करें, लगभग 2250 वर्ष पूर्व अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान। देखिए यह जो लेख है लगभग 2250 वर्ष पुराना है। ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये कब है, आज से 2250 साल पुराना है। बाप रे, आज से ये 2250 साल पुराना अभिलेख है। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था, और ये कहाँ से मिला था, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश का उत्तीर्ण करवाया गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो जो हमारे शासक थे अशोक, मगध के राजा, उनका जो शासन का जो सिस्टम है, मतलब कि सिस्टम के आदेश कह सकते हैं, उसी आदेश को इस अभिलेख में लिखा गया है, ठीक है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, आगे के अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये इस शासक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों या संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेन नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखी गई है। मतलब ये जो पत्थर पे लिखा गया है 2 भाषाओं में लिखी गई है, एक क्या था, यूनानी और दूसरा था अरामेक, ठीक है। इसमें ये लिखा गया है। यह अशोक काल के समय का यह अभिलेख है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। क्या तुम बता सकते हो, देखो क्वेश्चन एक दिया है तुम लोगों के लिए, ठीक है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने वाले को क्या लाभ होता है। अगर कठोर सतह पर किसी चीज़ को लिख दे तो इससे क्या लाभ होता है, तो लाभ यही होगा कि अगर किसी कठोर शब्द में लिख दे तो उसे कोई नहीं मिटा सकता है, बारिश आंधी तूफान उसे कोई मिटा ही नहीं सकता है। ऐसा करवाने में क्या कठिनाई आती है, कठिनाई तो आएगी क्योंकि पत्थर पर लिखना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है पत्थर टूट जाए या कुछ टूट कर आपके आँखों में चली जाए, बहुत नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाली वस्तुएं पुरातात्विक कहलाती है। अब देखिए यहाँ भी एक वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। पुरातात्विक क्या होता है, पुरातात्विक क्या होता है, तो क्या है कि इसके अलावा, ठीक है, ऐसी वस्तुएं का अध्ययन करने वाली व्यक्ति पुरातात्विक कहलाते हैं। मान लो इस तरह के जो पुराने महल है, पुराने ये अभिलेख हैं या पुराने अभी हम लोगों ने पांडुलिपि पढ़ा, इन सबों का जो अध्ययन करता है उस चीज़ को हम लोग पुरातात्विक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है जो किसी चीज़ पे अध्ययन कर रहा है तो उसको साइंटिस्ट कहेंगे, ठीक है, वैज्ञानिक कहेंगे। उसी तरह से जो इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पुरातात्विक कहा जाता है। पुरातात्विक पत्थर ईंट से बनी इमारतों, अवशेष चित्रों या मूर्तियों, ठीक है, तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। और ये जो पुरातात्विक होते हैं क्या क्या काम करते हैं, तो ये मूर्तियाँ हो गई, किसी महल की अवशेष हो गई, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसे पुरातात्विक कहते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्त की गई छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। और ये क्या क्या काम करते हैं, जो पहले के लोग के हथियार थे, बर्तन थे, आभूषण थे, सिक्के थे, ये इस चीज़ की छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं और इस चीज़ का पता लगाते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर या पक्की मिट्टी या कुछ धातु की बनी होती है। ये लोग को जो मिलता है ना, बहुत तरह तरह का चीज़ मिलता है। कुछ पत्थर का बना हुआ मिल गया, डिज़ाइनदार हथियार मिल गया पत्थर का, कुछ मिट्टी का, कुछ धातु का बना, कुछ अलग तरह का मिलता है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, ठीक है। देखिए आगे है,
पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक जो होते हैं जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। इस तरह की चीज़ भी ये लोग ढूंढा करते हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। हाँ, ये जो वनस्पति के जो अवशेष ये बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि कुछ सालों में ही तो ये नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। यदि अन्य दानों के अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में रहते हैं, ठीक है। क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों का अवशेष मिलता है? हाँ, ये क्वेश्चंस देखिए बच्चों के लिए, ठीक है। क्या ये लोग जो ढूंढते हैं, तो ये जो पुरातात्विक जो ढूंढते हैं इतिहास के चीज़ों को, तो क्या उन लोगों को कपड़े का अवशेष मिलेगा? ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। देखो, पांडुलिपियाँ आलेख। अब पुरातत्व के ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत का प्रयोग करते हैं। अब ये जो पांडुलिपियाँ हैं हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा, आप देखिए आप लोग पांडुलिपि जो मैंने बताया, पांडुलिपि क्या होती है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पांडुलिपि वो होती है जिसे हाथ से लिखा जाता है, यानी कि प्राचीन काल में जितने भी राजाओं के जीवन हैं, उनकी राज शासन व्यवस्था है, इन सभी को हाथ से किसी चीज़ में लिखा गया है, उसे पांडुलिपि कहा जाता है। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है कि जब हम किसी आदेश को या फिर किसी भी चीज़ को अगर हम पत्थरों पर लिखवा देते हैं तो उसको अभिलेख कहा जाता है। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व वे लोग होते हैं जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत का प्रयोग करते हैं। अब इतिहास की जानकारी के लिए जितने भी पुरातत्व है, ये सब जानने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो स्रोत का प्रयोग करते हैं। स्रोत यानी कि कोई चीज़ हमें ऐसा मिल जाए जिसको देखकर हम लोग अध्ययन कर सकें ये कब का है। मान लीजिए हम लोग घर बना रहे हैं और खुदाई के समय आप लोगों को मान लीजिए एक बहुत बड़ा मूर्ति मिल गया, ठीक है, मूर्ति। अब उसका पता लगाएंगे कि कब का मूर्ति है, किस ज़माने का मूर्ति है। तो इसी तरह से क्या हम लोग को स्रोत चाहिए इतिहास को पढ़ने के लिए, ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं, ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट भी लाइन है, इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ा हुआ रोचक हो सकता है। अगर अतीत को स्रोत के माध्यम से समझा जाए तो अतीत बहुत ही रोचक हो जाएगा। अगर आप भी कल्पना कीजिए, मान लीजिए आप अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं और खेलते खेलते किसी गड्ढे में या फिर मान लीजिए खुदाई हो रही है, वहाँ से आपको एक बहुत ही खूबसूरत कुछ ऐसा चीज़ मिल गया जिसे आपने आज तक देखा ही नहीं है। तो बस बातें बनना शुरू हो जाएगी कि ये कहाँ की है, किसकी है, कब की है। तो इसको जानने में बहुत ही ज़्यादा होगी और रोचक होगी ये चीज़ें, ठीक है। क्यों इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पूर्ण निर्माण करते जाते हैं, ठीक है। अतः इतिहासकार जो है तथा पुरातात्विक जो है इन जासूसों की तरह हैं। इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत के जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए अगला हमारा पॉइंट है, अगला है अतीत एक या अनेक। क्या आपने इस पुस्तक में शीर्षक हमारे अतीत का ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे जो कथ्य की ओर ध्यान दिलवाने के लिए क्या किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए पशु पालकों तथा कृषकों या जीवन राजाओं या रानियों के जीवन के व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों का जीवन से बहुत भिन्न होता है। मतलब अतीत जो होता है किसी एक चीज़ के लिए नहीं होता है, यह तरह तरह के लोगों के लिए होता है। जैसे पशुपालकों हैं, आज के पशुपालक कैसे हैं, अतीत के पशुपालक कैसे हैं, आज की रानियाँ कैसी है, अतीत की कैसी हैं, आज के किसान कैसे हैं, अतीत के किसान कैसे हैं। इस सब के जो अतीत है बहुत सारे पार्ट में बटा हुआ है। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय देश के अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, ठीक है। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार द्वीप, आज का जो अंडमान द्वीप है कि अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियों को पकड़कर या शिकार करके करते तथा फल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। आज भी हमारा जो अंडमान देश है वहाँ पास जो लोग हैं वह आज ही मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर फलों का एकत्रित करके उसे खाते हैं, ठीक है, संग्रहण कर। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसके जो विपरीत है, हम लोग जो शहर में रहते हैं यहाँ पास हम लोग भोजन के लिए मछली पकड़ने नहीं जाते, ना जंगल में जाते हैं। हम लोगों को क्या दूसरे पर हम लोग निर्भर हैं, किसी शॉप से ख़रीद लेते हैं, किसी किसान से ख़रीद लेते हैं हम लोग अपने भोजन के पदार्थ, ठीक है, ठीक है। हम इस तरह के भेद में अतीत का विद्यमान करते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, ठीक है, क्या है? उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे, ठीक है। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक और जैसे आम आदमी को प्रायः कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, ठीक है। पुरातत्व की सहायता से हमें उसके जीवन को जानने में मदद मिली। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कम जानना शेष है। यानी कि
पहले के जो राजा लोग थे उन लोगों को बारे में जानना ईजी है, आसान है, क्योंकि वे लोग पांडुलिपि बनाते थे, आलेख बनाते थे, तो उन लोगों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। लेकिन ये जो किसान थे और ये जो पशुपालक थे, ये लोग को हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि वो लोग पांडुलिपि नहीं बनाते थे और ना ही आलेख वालेख बनाते थे, इसलिए उन लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, तिथियों का मतलब और आज से जितने भी डेट्स है उसका मतलब क्या है, इसके देखते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 इसी तरह का कोई तारीख आप बताओगे। ठीक है, अगर आपसे कोई डेट पूछे तो आप क्या बताओगे? आपको अगर कोई तारीख पूछे तो आप 3 तरह से सोच सकते हैं, 3 ही। पहला कि आज का डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, यही तीनों आप बताओगे। यही बताना ही है कि आज का, अगर कोई आपसे तारीख पूछे तो आप यही बताओगे। वर्ष के इस गणना ईसाई धर्म प्रतिवर्ष ईसा मसीहा के जन्म की तिथि से की जाती थी, लेकिन ये जो वर्ष है, जो साल है, इसकी जो गणना थी ईसा मसीहा के जन्म से पहले क्या था और ईसा मसीहा के जन्म के बाद क्या था, इससे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ईसा जैसे बोलते हैं ना आज से 2000 साल पहले, तो ईसा मसीहा के जन्म से ही सब रिलेट किया जाता है। ठीक है, उनकी स्टार्टिंग से और उनकी एंडिंग से। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीहा का जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, अगर मान लो कोई आपसे कहे आज से 3000 साल पहले, 3000 कहने का मतलब ये है कि आज से ईसा मसीहा के जन्म के बाद हम लोग 3000 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये डेट का, तारीख रखने का स्टार्टिंग कब हुआ था? ईसा मसीहा के जन्म के बाद से हुआ था। ईसा मसीहा का जन्म पूर्व की सभी तिथियों को, अगर ईसा मसीहा के जन्म के पहले, अगर ईसा मसीहा के जन्म के पहले की जितनी भी डेट्स थी उसको हम लोग ई पूर्व या ईसा से पूर्व, ठीक है, इस तरह से लिखते थे। ई पूर्व, ईसा से पूर्व, ईसा के पहले के रूप में जानी जाती थी। और ये बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है। हमेशा हम लोग ईस्वी लिखते हैं ना, ऐसे ईस्वी लिख देते हैं, 1800 मान लीजिए कुछ भी लिख दिए ईस्वी, तो ई देखिए, अगर ई और इसे पूर्व लिखा है इसका मतलब ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व का ये डेट है। ठीक है, इस पुस्तक में 2000 को आप आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान की कुछ तिथियों का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे देखिए, क्या आगे तो ख़त्म हो गई। देखिए कुछ यहाँ पास कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसे यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इसे पढ़ना है, उसके बाद तो हमारी चैप्टर्स ख़त्म। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने उसे डिटेल में समझाया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स होती है तो आप कमेंट। देखिए आगे है हमारे इतिहास की तिथियाँ। ठीक है, अभी तिथियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और अभी यहाँ पास है अंग्रेजी में BC। अगर आपको अंग्रेजी में किसी तिथि के आगे BC लगा हुआ है तो इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के पूर्व, ईसा के पूर्व। ठीक है, यानी ईसा जो थे उनके जन्म के पूर्व, जन्म से पहले। ठीक है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखा पाती होगी। यह एनो डोमिनी शब्द जो लैटिन शब्दों से बना है, इसका तात्पर्य है ईसा मसीहा के जन्म के वर्षों से है। ठीक है, AD का मतलब होता है, यानी सिंपल भाषा हम समझे कि अगर किसी तारीख के अगर BC लिखा है यानी कि ईसा मसीहा के पहले का ये सब हिस्ट्री है, यानी इतिहास है। और अगर किसी में AD लिखा है यानी कि ईसा मसीहा के जन्म के बाद का स्थिति है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BC लिखा हुआ प्रयोग होता है। ठीक है, CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ था। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी में BC अक्षरों का प्रयोग जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे कुछ अभ्यास प्रश्न है, इस पर हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को यहीं समाप्त। अभ्यास प्रश्न में कुछ मैचिंग करने के लिए दिया है, निम्नलिखित का सुमेल करो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नर्मदा नदी के आसपास जो लोग रहते थे वे लोग जंगलों से फलों को, ये सब चीज़ को इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, और जानवरों के शिकार करने को क्या कहा जाता है? आखेट कहा जाता है। ठीक है, आखेट या संग्रहण करना ये नर्मदा नदी के आसपास के लोग करते थे। मगध क्या था? यह पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था मगध प्राचीन काल में। और गारो पहाड़ियाँ क्या थी? तो गारो पहाड़ियाँ में सबसे पहले प्रारंभिक कृषि स्टार्ट हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, मैंने बताया था सिंधु नदी के आसपास सबसे पहला नगर बसा था। और गंगा नदी आज से 2500 वर्ष पूर्व के नगर जो है वो गंगा नदी के आसपास में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पांडुलिपि तथा अभिलेख
में एक प्रमुख अंतर बताओ। दोनों में अंतर क्या है, एक बताना है। तो पांडुलिपि वे होते हैं जो ताड़पत्रों में हाथों से लिखी जाती है, उसे पांडुलिपि कहते हैं, तथा अभिलेख जो है ये भी लिखी जाती है लेकिन ताड़पत्रों में नहीं लिखी जाती, यह पत्थरों में लिखी जाती है, तो यह अभिलेख होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सरीदा, जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर तो एक बच्ची का क्वेश्चन था, तो ये जो सरीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, ठीक है। सरीदा का प्रश्न पढ़ेंगे तो सरीदा क्या क्वेश्चन पूछी थी कि ये जो चेयर है 100 साल पुराना है, इसके बारे में हम लोग कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। किसी कोई चीज़ अगर पुराना है 100 साल 200 साल तो कैसे पता चलेगा कि ये पुराना है, ये सरीदा का क्वेश्चन था। इसके क्या उत्तर हो सकते हैं, ये इसके क्या उत्तर हो सकते हैं आपको ये बताना है। तो क्या उत्तर हो सकते हैं कि अगर कोई चीज़ बहुत पुराना है तो इसका उत्तर जानने के लिए हमें क्या 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 कर सकते हैं, इसका उत्तर जानने के लिए कि प्राचीन काल में हम लोग पांडुलिपि पढ़ सकते हैं, अभिलेखों को देख सकते हैं, ये सब को देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं कोई चीज़ कितना पुरानी है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इतिहास की पुस्तकों को पढ़ के भी हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुरातत्वों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाओ तथा इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर के बनी होती थी। ये जो पुरातात्विक थे मतलब कि ये लोग जो पुरानी चीज़ों को खोज करते थे, ठीक है, ये लोग कौन कौन सी वस्तुओं को खोज करते थे, इसका एक संग्रहण बनाना है। तो कौन कौन सी वस्तु थी, तो ये लोग पत्थरों का खोज करते थे जिसमें कुछ पांडुलिपि लिखा, अभिलेख लिखा हो, पुराने सिक्कों का खोज करते थे, पुरानी इमारतों के कुछ अवशेष का खोज करते हैं। इन सभी चीज़ों का आप एक लिस्ट बनाइए और जो जो पत्थर का बना हुआ है उस चीज़ का अलग से लिस्ट बनाइए। पत्थर का क्या बना होगा, औजार बना होगा, ठीक है, मारने के लिए जानवरों को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं करते, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। पहले के जो प्राचीन के लोग थे वहाँ के सिर्फ राजा महाराजा के बारे में ही हमें जानकारी मिलती है, वहाँ के साधारण स्त्री पुरुषों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। आखिर तुम क्या सोचते हो, तो क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम इस टॉपिक पे ये सोचते हैं क्योंकि उस ज़माने में जो राजा लोग थे तो वे लोग अपने राज्य व्यवस्था के पांडुलिपि लिखवाते थे, अभिलेख लिखवाते थे, लेकिन जो आम लोग थे वे लोग, जो साधारण लोग थे वे लोग इस तरह के कोई कार्य नहीं करते थे, ना पांडुलिपि लिखते थे, ना ही वे लोग ताड़पत्र में कुछ लिखते थे, जिसके कारण हमें इन लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। कम से कम अगला क्वेश्चन है, कम से कम 2 ऐसे बातों का उल्लेख करो जिससे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन की भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या है, अपने से कुछ 2 ठो बता लेना है। तो क्या भिन्नता होगी, तो पहले तो राजा जो होते थे वे लोग कुछ कमाने तो जाते नहीं थे, कर वसूलते थे, अपने जो साम्राज्य के लोग हैं उससे कर वसूल कर अपना पूरा साम्राज्य चलाते थे, और किसान की अपनी आजीविका खुद से करते थे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। उससे पहले कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तिथियाँ जो है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8,000 साल पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कब बना था, तो आज से 47 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य था, ठीक। गंगा घाटी के आसपास जो सोन नदी है, सहायक नदी, इसके सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था, मगध था, से 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान जो स्थिति आज के जो डेट है हम लोग का 2000, यह क्या है, वर्तमान जो डेट है वो 2000 है, ठीक है। कब है, आज से ईसा मसीह के जन्म के बाद से हम लोग 2000 साल तक जी चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।